Corona Bulletin is brought to you by Infinix Hot and Play. नमस्कार, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देखना शुरू कर चुके हैं कोरोना बुलेटिन। सबसे पहले ये वीडियो देखिए। अस्पताल के वार्ड की फर्श पर एक नहीं बल्कि कई मरीज लेटे इलाज करा रहे हैं। लापरवाही और बदइंतजामी की ये तस्वीरें गोवा के मेडिकल कॉलेज अस्पताल की हैं। गोवा का ये वही अस्पताल है जहां बीती रात 2 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक 13 मरीजों ने ऑक्सीजन की कमी की वजह से दम तोड़ दिया। और तो और पिछले 4 दिनों में ऑक्सीजन की कमी के चलते इस अस्पताल में 74 मरीजों की मौत हो चुकी है। बाकी इस अस्पताल के हालात क्या हैं वो इस वीडियो से साफ जाहिर हो रहा है। गौरतलब है कि मंगलवार को ही गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने गोवा मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड का दौरा किया था, जिसके बाद उन्होंने ये कहते हुए अपनी पीठ थपथपाई कि वो कोविड वार्ड का दौरा करने वाले देश के पहले मुख्यमंत्री हैं। फिलहाल ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतों पर सीएम प्रमोद सावंत के खिलाफ गोवा फॉरवर्ड पार्टी ने शिकायत दर्ज कराई है। हाई कोर्ट अलग फटकार लगा चुका है। आगे बढ़ते हैं। पिछले कुछ दिनों से यूपी और बिहार के कई शहरों में गंगा नदी के किनारे उतरती लाशों के मिलने का सिलसिला जारी है। एक तो कोरोना संक्रमण का डर, ऊपर से पानी पर उतराती लाश एक डरावने सपने से कम नहीं है। ग्राउंड रिपोर्ट की शुरुआत हम एक ऐसे ही विभत्स मंजर से करने जा रहे हैं जिन्हें हम धुंधला करके आपको दिखाएंगे। सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। स्क्रीन पर दिख रही विचलित करने वाली ये तस्वीरें यूपी के गाजीपुर शहर के गमहर घाट इलाके की हैं। यहाँ हाल इतने बुरे हैं कि नदी किनारे बहकर आए शवों को कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। टीवी टुडे ग्रुप के संवाददाता आशुतोष मिश्रा ने यहां पहुंचकर जो जानकारी जुटाई वो काफी हैरान कर देने वाली है। गाजीपुर मैं यहां पहुंचा हूं। इसी घाट के आसपास इलाके हैं जहां पिछले 4-5 दिनों से लगातार एक के बाद एक शवों के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया था। जैसे ही शव मिले प्रशासन में हड़कंप मचा। अब जितने भी शव मिल रहे हैं उन्हें आखिरी विदाई जरूर दी जा रही है, वो सम्मान दिया जा रहा है क्योंकि वो उनका अधिकार है। लेकिन चिंता की बात यह है कि जिस समय मैं यहाँ खड़ा हूँ आज भी 2-3 शव यहाँ से बरामद हुए हैं। ये जो पूरा इलाका है घाट बनारस से लेकर के मालदा तक, पश्चिम बंगाल तक, इस गंगा के किनारे न जाने ऐसे कितने शहर बसे हैं और कोई ये नहीं जानता कि आखिर ये शव कहाँ से आ रहे हैं, किसके हैं, क्यों इन्हें छोड़ दिया गया। कई लोगों का ये कहना है कि लकड़ियों की किल्लत हुई इसलिए लोग इन्हें जला नहीं पाए। लगभग कुछ नहीं तो 20-25 को 100 था। ये कब आए कुछ थे? गड़ाया, कुछ गल गया तो उस पर लगा दिए। क्या डाला गया इनके ऊपर? ये चूना वूना उसका क्या केमिकल है लगाया गया है। ये कब डाला गया भैया? ये 2-3 दिन पहले। कौन आया था करने से? ये सब साहब लोग आए थे, SDM साहब आए थे, सब 2-4 गो पत्रकार लोग आए थे। मैंने देखे तभी ये लोग न तो चूना उना डाल। हाँ न तो ये तो एकदम गमकता था, ऐसे समझ लीजिए। बदबू थी। तो बाकी बॉडीज कहाँ ले गए? बॉडी तो उस नाई है ना, वो नाई देख रहे हैं ना। हाँ। उस पार में गड़ा है कुछ 20-25 को कल दबा दिया गया रेत। हाँ, कल परसों में दबाया गया। बाकी तो अभी गल गया था तो ऐसे हो गया। ये कितने दिनों से देख रहे हैं आप लोग अपने गांव के आसपास? समझ लीजिए 15 दिन का लगभग हो गया और ये लगातार चल रहा है। लाइन लगा था, किसी की लकड़ी नहीं मिलता है तो किसी को कुछ नहीं मिलता, कोई मजबूरन बिक देता है। तो आप लोग को डर लग रहा था जब ये सब हुआ? देखते तो कोई आता नहीं था, समझ लीजिए। अभी भी नहीं आ रहा कोई? अभी कोई नहीं, एकदम इतना सुन सपाटा है गाँव। न तो
दरिया पर आदमी 20-25 लोग नहाता था, सब नहाने वाला कोई नहीं आता। सुना आपने कैसे अपने इलाकों में लाशों का अंबार देखकर लोग दहशत में जी रहे हैं। नौबत यहां तक आ गई है कि घाट पर मुनादी करवाकर शवों को नदी में प्रवाहित ना करने की अपील की जा रही है। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। सभी सम्मानित साथियों से अनुरोध है कि लाशों को बिना जलाए गंगा में प्रवाहित न करें। गंगा किनारे फिर से शव मिलने की खबर पाकर स्थानीय विधायक सुनीता सिंह भी घाट पर मुआयना करने पहुंच गई। जब नदी में बहते शवों पर उनसे सवाल पूछा गया तो हवा के रुख का विज्ञान समझाने लगी। सुनिए। तो ये कुछ ऐसा कुछ हो थोड़ी रहा है, ये नेचुरल है। लाशें उधर से बह के आई हैं, यहाँ लग गई। कहाँ से आ रही हैं? ये कहाँ से आ रही है ये कोई विषय नहीं है। मतलब ये तो प्रयागराज से भी लोग छोड़ रहे हैं। कुछ मान्यता है कि लोग ऐसे ही प्रवाह कर देते हैं, जल प्रवाह। तो हम लोग सबसे ये आग्रह कर रहे हैं कि गंगा को शुद्ध रखना है तो ये जल प्रवाह वगैरह रोकें। और वही लाशें हैं जो यहाँ आके किनारे लग जाती हैं। कटान है चूंकि, तो हवा का रुख जिधर जाता है उधर रुक जाती है। अब विधायक जी की असंवेदनशीलता पर क्या ही कहा जाए कि उनको ये मंजर नेचुरल लग रहा है। इस त्रासदी का और सच खंगालने के लिए टीम गाजीपुर के गमहर से बिहार के बक्सर के नरपतपुर गांव तक नाव से गई। टीम ने अभी तक जो देखा वो इस तबाही की छोटी सी झलक थी। नाव पर जब सफर शुरू हुआ तो मंजर और भी भयावह होता चला गया। यकीन मानिए कोई भी रिपोर्टर आपको ऐसी तस्वीरें कभी भी नहीं दिखाना चाहेगा, लेकिन तबाही के साथ साथ गंगा पर शवों को तैरते हुए जो तस्वीरें आपने देखी हैं वो इस त्रासदी की एक ट्रेलर है। मैं गाजीपुर से बक्सर बिहार की ओर चल रहा हूं इस नाव पर, और गंगा किनारे शव जो हैं वो आप गिन नहीं सकते, उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। अब जहां हम गुजर रहे हैं ये पहचानना भी मुश्किल है कि वो किसी महिला का शव है या किसी पुरुष का है, लेकिन घाट के जितने किनारे हैं ये पुराने हो चुके हैं, फूल चुके हैं, इनमें पानी भर चुका है और लहर के साथ साथ ये लाशें जो हैं एक किनारे से इन घाटों पर पड़ी हैं। इनकी संख्या आप गिन नहीं सकते। अभी तक प्रशासन ने जितने शवों की अंत्येष्टि की है वो तो सिर्फ इस तबाही की एक ट्रेलर हैं। असली भयानक तस्वीरें गंगा किनारे गाजीपुर से लेके बक्सर के बीच में दिखाई पड़ती हैं। ये जितने किनारे आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, या तो मैं यहाँ हड्डियों का कंकाल देख पाता हूँ या फिर इसके अलावा जो शव हैं जिन्हें 2-4-5 दिनों में प्रवाहित किया गया होगा, जिन्होंने उनके अपनों ने मुखाग्नि तक नहीं दी, वो फूल चुके हैं और पानी पर तैरने लगे हैं। कई शवों को हालांकि पत्थर बांधकर फेंका गया, रेत के बोरे डाले गए, लेकिन जहां पर गंगा में कर्व है, जहां पर लहर बाहर तेज निकली, तेज हवाएं चली, ऐसे में उन शवों को किनारा मिल गया और वो तैरते हुए किनारे पर आ गए। कई घाटों को पार करने के बाद टीम बिहार के बक्सर की सीमा में दाखिल हुई। यहाँ भी गंगा के दूसरे किनारे पर उतराती लाशें दिखाई दी, क्योंकि पानी पर उतराती लाशें सीमाएं नहीं देखती। महामारी ने सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। अगर ठीक सामने गंगा के इस पार दूसरा जो इलाका है, गंगा का दूसरा किनारा है, यहाँ बिहार में भी अभी आपको शव दिखाई पड़ेंगे जो गंगा में तैर रहे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है कि इनकी अंत्येष्टि की जाए, इनको सड़ने से रोका जाए, क्योंकि इससे न सिर्फ ग्रामीण आसपास के इलाकों में खौफ है, लेकिन एक संक्रमण, आगे संक्रमण बढ़ने का खतरा है। कहीं दूसरी एपिडेमिक न शुरू हो जाए, एक और महामारी न जन्म ले ले। ठीक मेरे पीछे हम इस समय चूंकि बिहार में प्रवेश कर चुके हैं, वो महादेव घाट है। यहीं पर बक्सर में जो सबसे ज़्यादा तस्वीरें सामने आई थी वो इसी घाट से सामने आई थी, जिसके बाद अब जाकर के प्रशासन जागा है। फ्लोटिंग आपने देखा कि जो पुलिस है वो गश्त कर रही है उत्तर प्रदेश की। गाजीपुर के इलाके में, बिहार के इलाके में फिलहाल हम ऐसी कोई मूवमेंट नहीं देख पा रहे हैं। ये तस्वीरें हमें सोचने के लिए मजबूर करती हैं कि आखिर ये कौन लोग थे जिनकी मौत के बाद इनके शवों को इस तरह गंगा में प्रवाहित कर दिया गया। क्यों इनके अपनों ने इन्हें इस तरह गंगा में बहा दिया? क्या मजबूरी रही होगी उनकी? सवाल ये भी है कि ऐसे हालात का आखिर जिम्मेदार कौन है?
अब बात दिल्ली से करीब 48 किलोमीटर दूर यूपी के बागपत जिले की। यहां कुछ दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर सामने आई है। गांव वालों के मुताबिक जान गंवाने वाले सभी लोगों में कोरोना के लक्षण थे, लेकिन गांव में टेस्टिंग की सुविधा न होने की वजह से लोगों की जान चली गई। आज तक की एक टीम ने जब यहां के लोगों से बात करना शुरू की तो प्रशासन के खोखले दावों की कड़वी हकीकत सामने आ गई। आप ये जो खंडहर नुमा बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल सरकारी दस्तावेजों में ये एक अस्पताल है। इस वक्त मैं बागपत पे डिकोली गांव में मौजूद हूं और इस डिकोली गांव की आबादी 28,000 के लगभग है। गांव में आए दिन कोरोना से लोगों की मौत हो रही है, लेकिन 20 सालों से आसपास के गांवों में यही एकमात्र सरकारी अस्पताल था जो अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। गांव के लोग हैं, हम उनसे सीधे बात करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आप हमें ये बताइए कि ये जो दस्तावेज है ये क्या है आपके गांव में? गांव की आबादी कितनी है और क्या है ये? हमारे गांव की आबादी 20,000 से ज्यादा है। इसके साथ में 3 गांव और जुड़े हुए हैं, पाणची, खट्टा, प्रहलादपुर और कैरका, जिनकी आबादी लगभग जो 25,000 करीब है। इस तरह से कुल मिलाकर 35,000 आबादी है। इन गांव में कोई भी सरकारी अस्पताल का, किसी सरकारी डॉक्टर का कोई प्रावधान नहीं है। इन गांव में 16-17 अप्रैल से लगाकर आज तक जो है 20 आदमियों की डेथ हो चुकी है, जवान भी, बूढ़े भी, महिलाएं भी, कोरोना से। लेकिन कोई टेस्टिंग नहीं है, कोई ट्रीटिंग नहीं है। यहाँ से जो अस्पताल खंडर में बना हुआ है, पहले सरकारी अस्पताल था, सरकारी अस्पताल की जमीन है, ये कागजों में सरकारी अस्पताल दर्ज है। ये हमारे पास में दस्तावेज है। 2 योजनाओं में CSC PSC जो है ये सन 2013-14 की योजना में और 16-17 की योजना में ये पास हो चुका है, जिला योजना से अस्पताल के लिए। लेकिन बदकिस्मती रही, आज तक भी जो प्रशासन ने ध्यान नहीं गया। हमने कोशिश की लेकिन कोई अस्पताल नहीं बन सका। इस गांव से सबसे ज्यादा चौंकाने वाली जो बात पता चली वो ये कि पंचायत चुनाव में इस गांव से प्रधानी का चुनाव जीतने वाले संदीप ढाका नतीजे आने से पहले कोरोना संक्रमित हुए थे और अपना इलाज करवाने के लिए उन्होंने अपना गांव, अपना जिला छोड़कर शामली जाना चुना था। हमारे गांव के नवनिर्वाचित प्रधान है, वो भी 20 तारीख से बुखार में पीड़ित थे और जाके शामली एडमिट हुए। वहां पर उनका इलाज हुआ और अभी तक वो अब आके उनकी रिपोर्ट जो है वो प्रॉपर आई है, नेगेटिव आई है। उनका संदीप ढाका जो नवनिर्वाचित प्रधान है डिकोली के। वो भी शामली चले गए थे। शामली जाना पड़ा, यहाँ कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी, बागपत में कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी, गांव में कोई मेडिकल सुविधा नहीं थी। जहां अपने स्तर पे आप व्यक्तिगत रूप से आदमी उपलब्ध करा सकता है फैसिलिटीज, वहीं तो जाएगा, क्या करे, मजबूरी है। ये रिपोर्ट साफ बताती है कि यूपी के गाँव में कोरोना की रफ्तार बढ़ती जा रही है। कई गांवों में लोगों की मौतों की खबरें सामने आई हैं। ऐसी ही खबर यूपी के सहारनपुर के देवबंद के 2 गांवों से आई हैं। एक गांव का नाम है अंबेहटा, दूसरे गांव का नाम है रणखंडी। इन दोनों गांवों में पिछले 15 दिनों में 38 लोगों की मौत हुई है। सबसे पहले बात अंबेहटा गांव की। इस गांव में पहुंचे संवाददाता जितेंद्र बहादुर सिंह ने गांव के लोगों से बात की तो पता चला कि इतनी मौतों के बाद भी स्वास्थ्य विभाग की टीम वहां झांकने तक नहीं पहुंची है। से जैसे जा रहे हैं वो, तो क्या पूरा टेस्टिंग वेस्टिंग गांव में हो रहा है? यहाँ को नहीं, कोई टेस्टिंग नहीं हो रहा जी गांव में। यहाँ से क्या बता रहे हैं? बस यही बता दे, कहने लगे टेस्टिंग और कहीं होएगा, जाके देवबंद करवाओ, तो देवबंद भी बता देते हैं यही कि कल आइए, परसाल आइए। यहाँ बहुत सारे लोगों की मौतें हुई। हाँ, बहुत सी होगी जी मौतें, तो यहाँ से 10-12 होगी, लेकिन कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है कि भाई कोई सुविधा हो कि किसी की जानकारी के लिए, कोई नहीं ऐसी सुविधा। क्या बता रहे हैं, क्या रहे हैं? बस यही कहते हैं, कहने लगे जी कोई सुविधा है नहीं फिलहाल, यहाँ से कोई सुविधा नहीं है जी। डॉक्टर दवाई दे जा रहे हैं? डॉक्टर तो यही है, लोकल के पास ले ली दवाई किसी ने तो ठीक है, नहीं तो छुट्टी। बाहर का कोई डॉक्टर नहीं आ रहा है यहाँ पे, बाहर का डॉक्टर कोई नहीं आ रहा है यहाँ चेक इन करने के लिए। जी कल बताए प्रधान जी ने प्रयास किया था किसी डॉक्टर की टीम को बुलाने के लिए, कोई आया नहीं अब तक यहाँ पे। प्रधान ने कोशिश करती भाई बाहर से कोई टीम आए हॉस्पिटल से या चेक इन करे आके, कोई नहीं आया। क्या कह रहे हैं? और वो तो प्रधान जी को मालूम है, वो बता रहे थे कि भाई हमने प्रयास किया था कि भाई कोई यहाँ पे आए डॉक्टर लोग आके चेक करे गाँव में, तो कोई। कितनी डेथ हुई है गाँव में अभी तक जो बताया जा रहा है? यहाँ पे करीब 20 दिन में 24-25 डेथ हो चुकी जी। वजह क्या? वजह ज्यादातर तो बुखार से ही मौत हो रही है ज्यादातर यहाँ पे। बुखार जो है वो बुखार को दिमाग में टकराता है और उससे हैंड ब्रेक हो जाता है आदमी का, ज्यादातर उससे मौत हो रही है
जी। गांव वाले क्या बता रहे हैं आप लोग? बस गांव वाले कह रहे हैं कि बुखार ज्यादा है जी। अब बात रणखंडी गांव की। यहां पिछले 15 दिनों में 18 लोगों की मौत हुई है। बातचीत में गांव वालों ने वही बातें दोहराई जो अंबेहटा गांव के लोगों ने कही थी। गांव की स्वास्थ्य व्यवस्था का जायजा लेने के लिए संवाददाता जितेंद्र यहां के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे। ये वो सामुदायिक केंद्र है जिसका उद्घाटन देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लेकिन अब इस केंद्र के जो हाल है वो ये बताने के लिए काफी है कि यहाँ लोगों की मौत इस तरह क्यों हो रही है। जहां पर आप देखिए कि इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर किसी भी तरीके की व्यवस्था नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ दिखाई पड़ रहा है तो ताला आप देखिए, दोनों दरवाजे इसके बंद हैं और यहाँ पर लोग कोई भी अगर इस समय इमरजेंसी आ जाए और उनको दिखाना हो तो वो लोग नहीं दिखा सकते हैं। यहाँ जब हमने बातचीत करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर ये ताला क्यों लगा हुआ है, तो उनका ये कहना था कि 2 बजे के बाद ये अस्पताल बंद हो जाता है। जब कोरोना की ऐसी स्थिति गांव में चल रही है, उस दौरान अगर यहाँ पर ताला लगा होगा तो किस तरीके से लोगों की जान बचाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ आप देखिए कि यहाँ बाकायदे रजिस्ट्रेशन काउंटर भी बनाया गया है। रजिस्ट्रेशन कराने के लिए लोग आ सकते हैं, महिला और पुरुष, लेकिन इसके अंदर आप देखिए कि रजिस्ट्रेशन काउंटर के अंदर कुछ भी नहीं है, ना तो कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ये पूरी तरीके से खाली नजर आ रहा है। इस अस्पताल की स्थिति देख करके यही लगता है कि सरकार की तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग तो जरूर बनवाई गई है, लेकिन बिल्डिंग के नाम पर यहाँ किसी तरीके की व्यवस्था नहीं दी गई है। कोरोना बुलेटिन में जाते जाते बात टाइम्स ऑफ इंडिया मीडिया ग्रुप की चेयरपर्सन इंदु जैन की। 84 साल की उम्र में गुरुवार को इंदु जैन का निधन हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके निधन पर शोक जताया। इंदु जैन ने कई साल पहले आर्ट ऑफ डाइंग को लेकर एक पत्र लिखा था और कहा था कि उनकी मृत्यु पर शोक नहीं, उत्सव मनाया जाए। ये चिट्ठी उनके निधन के बाद जारी की गई है। उनकी चिट्ठी का कुछ अंश हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लिखा है, मृत्यु की कला जीने की कला का ही विस्तार होना चाहिए। मैं सौभाग्यशाली रही कि मुझे पूरे सुकून और सुविधाओं से संपन्न जिंदगी जीने का मौका मिला, लेकिन मेरी जिंदगी में जो अनकही खुशियां मिलती रहीं वही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार रहा है। अब बात आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक जरनैल सिंह की। शुक्रवार को जरनैल सिंह का भी कोरोना के चलते निधन हो गया। कोरोना पॉजिटिव होने के बाद जरनैल सिंह का दिल्ली के राजीव गांधी अस्पताल में इलाज चल रहा था। आपको बता दें कि जरनैल सिंह तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम पर जूता फेंकने के बाद से चर्चा में आए थे। इससे पहले उन्होंने 1984 के दंगों का विरोध कर अपनी अलग पहचान बनाई थी। आज के कोरोना बुलेटिन में इतना ही। कोरोना से सावधान रहें, सतर्क रहें और अपना खूब ख्याल रखें। शुक्रिया।